नमस्ते साथियों। ये आज स्वर परिचय में हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में आपके लिए स्वरों के पूरे भेद, जिसमें आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। तो मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस हिंदी व्याकरण के स्वर परिचय वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम आज लेते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं इस वीडियो में, स्वर परिचय। स्वर परिचय में उच्चारण स्थान के आधार पर हम ये जो स्वर हैं, हमारे 11 स्वर हमने पढ़ा था वर्ण विचार के पहले भाग में, कि हिंदी वर्णमाला में जो 44 वर्ण हैं और देवनागरी लिपि में जो 52 वर्ण माने हैं, उनमें हमारे पास व्याकरण में कुल जो स्वर है वो 11 स्वर हैं। प्रश्न आए, पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर 11 होते हैं। ठीक है। और इनमें एक जो स्वर है अपना री स्वर, वो विभाजित स्वर की श्रेणी में भी आता है। तो फिलहाल उससे आगे बढ़ करके हम देखते हैं इनका परिचय उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर ए आ कंठे स्वर, ई ई तालव्य स्वर, उ औष्ठ्य स्वर, री मूर्धन्य स्वर, ए ऐ है वो कंठ तालव्य और ओ औ कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से दो वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा कंठ की ओर अग्रसर होती है। ई का उच्चारण करते समय जिह्वा तालु की ओर अग्रसर होती है। उ का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में जो हलचल है वो ओठों में होती है खासकर। तो ओठों के सक्रिय हो जाने के कारण उ औष्ठ्य स्वर। री है, री का उच्चारण होने पर जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है और मस्तक में एक कंपन सा होता है। तो री को मूर्धा का अर्थ मस्तक, ये हमारे जिह्वा जहां स्पर्श करती है उसका ऊपरी भाग, ये क्या है, मूर्धा है। ए ऐ कंठ तालव्य स्वर है, क्योंकि इसमें कंठ और तालु दो हिस्सों का योगदान होता है। एक तो कंठ और एक प्लस तालु। कंठ और तालु दो हिस्सों का योगदान एक साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि ए को देखेंगे हम कैसे बनेगा। ए जोड़ ई बराबर ए। तो ए को हम जानते हैं कि ए क्या है, कंठ्य स्वर है। और ई क्या है, ई हमारे पास तालव्य स्वर है। तो व्याकरण कहती है कि ए कंठे और ई तालव्य, इन दोनों का योग होने के कारण ए का निर्माण हुआ है और एक ही श्रेणी का ही ऐ है। ए और ऐ की श्रेणी एक है, ये सजातीय है। तो इनका क्या हो गया, दोनों का योगदान होने के कारण ये कंठ तालव्य स्वर हो गए। और ओ औ में कंठ और औष्ठ दोनों का योगदान, जैसे ओ का लेते हैं हम विच्छेद, तो ए जोड़ उ बराबर ओ। तो ए क्या है, कंठ है, और उ क्या है, औष्ठ है। तो कंठ और औष्ठ, इसमें कंठ का उच्चारण है और इसमें औष्ठ का उच्चारण है। औष्ठ यानी अपने होंठ। इस कारण ये क्या है, ओ और औ दोनों एक श्रेणी के होने के कारण इनका उच्चारण क्या है, कंठोष्ठ है। इस प्रकार से ये हमारे पास उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का, स्वरों का विभाजन है। और कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से स्वर का, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो वैसे हम समग्र रूप से एक सारणी में देख सकते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं केवल स्वर। मैं आपको विस्तार से बड़ी सरल भाषा में केवल पहले स्वरों का ही परिचय दूंगा। पूरे स्वरों का किस आधार पर क्या क्या भेद किए जा सकते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कैसे उनका विभाजन किया जा सकता है, भेद उपभेद, वो सारे बताते हुए मैं पहले आपको स्वरों का परिचय दूंगा कि किस आधार पर उनका क्या क्या विभाजन है और क्या क्या नाम है। तो आप बढ़िया आराम से अनुभव के साथ, बिना किसी शंका के, आपके पूरा समझ में आएगा। और बेहतर होगा एक अच्छी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कि वो यदि इन सारी बातों को धैर्य से वीडियो देखते हुए आराम से यदि एक रजिस्टर में उतारे और उसका बार बार अभ्यास करे, उसको पढ़े,
उसका पुनर्अवलोकन करें तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये चीजें अभी जो आपको कठिन लगेंगी वो बिल्कुल सरल हो जाएंगी। इनका स्तर एक बार नया विद्यार्थी देखता है तो थोड़ा ऊंचा लगता है, लेकिन जैसे ही हम इनको धीरे धीरे पढ़ने में लग जाते हैं तो निश्चित मेरा विश्वास है कि आप इनको आराम से पढ़ पाएंगे। तो साथियों, स्वर परिचय में हमने शुरुआत की किससे? उच्चारण स्थान के आधार पर, एकदम सरल कि कंठे, तालव्य, ओष्ठे, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य और कंठोष्ठे, ये स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन है जो आपके आराम से समझ में आएगा। तो इसको आप उतारें, आराम से उतारें, ये बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ने के बाद में हम देखते हैं हमारे पास स्वर लिखे हैं सामने उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वर सामने लिखे हैं बोर्ड पर, ध्यान से देखें, इनको उतारें। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का विभाजन हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही सरल तरीका है इसका भी। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। पहला भेद मूल स्वर, पहला भेद है मूल स्वर, और दूसरा भेद है इसका संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो विभाजन हैं, मूल स्वर, संधि स्वर। संधि स्वर के फिर दो भेद, पहला क्या है? दीर्घ स्वर, और दूसरा होगा संयुक्त स्वर। अब मैं आपको बताऊं कि मूल स्वर है, इनको हिंदी में ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, ह्रस्व का विलोम होता है दीर्घ। जैसे लघु का गुरु, तो ह्रस्व का दीर्घ विलोम होता है। मूल स्वर है जिनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है और जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनके निर्माण में अन्य स्वरों का कोई योगदान नहीं, वे स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। हमारे पास 11 स्वर हैं, उनमें से 4 स्वर हैं वे मूल स्वर हैं। कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिखता हूं, आप गौर कीजिए, उतारिए इनको, कि मूल स्वर हैं 4, ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री, ये 4 स्वर हैं, ये मूल स्वर हैं। इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और संधि स्वर हैं, वे 7 होते हैं। इनके बाद में जो बच गए वे संधि स्वर हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ध्यान दें, ये जो स्वर हैं ये संधि स्वर है। संधि स्वरों की संख्या 7। इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं? इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि मूलतः यही स्वर है, शुरुआती स्वर यही है, इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके लक्षण में आपको लिखवाता हूं। और संधि स्वर हैं, ये दो स्वरों के योग से बने हुए हैं। दो स्वरों के, चाहे वे 2 स्वर सजातीय हैं चाहे विजातीय हैं। सजातीय विजातीय का मतलब आप समझते होंगे, सजातीय यानी समान, समान जातीय है। जैसे ए, आ, ये सजातीय है, ई, ये सजातीय है, उ, ये सजातीय है। लेकिन इनके मेल से क्या हो जाता है? बड़ा स्वर बन जाता है। और जो सजातीय स्वरों के मेल से बड़े स्वर बन गए हैं वे कहलाए दीर्घ स्वर, और जो विजातीय स्वरों के योग से भिन्न रूप में बन गए वे कहलाए संयुक्त स्वर। तो इनमें जो 1, 2, 3, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये जो 3 हैं वे कहलाए अपने दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, बड़ी ई और बड़ा उ। तो ये दीर्घ स्वर है। और संयुक्त स्वर हिंदी में ए, आई, ये संयुक्त स्वर है, ए, आई, ओ, औ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी है तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए और अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी व्याकरण में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास
तो देखिए ए ई उ री 4 स्वर क्या है? मूल स्वर, इनको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर आ ई उ, ये दीर्घ स्वर क्योंकि ये 2 सजातीय स्वरों के योग से बने हैं। और संयुक्त स्वर ये 4 हैं, ये 2 विजातीय स्वरों के योग से बने हैं। मैं इनके लक्षण बताता हूं आपको। मूल स्वर नंबर 1, मूल स्वर। मूल स्वर के क्या विशेषताएं, इनके क्या लक्षण? पहला लक्षण है कि इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है। इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, ये सार की बातें हैं। इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है। और दूसरा लक्षण, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और तीसरा लक्षण होगा इसका, इनके निर्माण में, इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का, किसी अन्य स्वर का कोई योगदान नहीं होता है। अन्य स्वर का कोई योगदान नहीं होता है। ये विद्यार्थियों मूल स्वर के लक्षण कि इनकी उत्पत्ति स्वतः हुई है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का कोई योगदान नहीं होता है, यानी ये किसी अन्य स्वर के सहयोग से निर्मित नहीं है। सरल भाषा में आप आराम से समझ पा रहे होंगे और समझिए काम आएंगी। इसी तरह से इनको हम तैयार कर लें, याद कर लें, तो आसानी से हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे, मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसको उतारना बहुत जरूरी है। इसको आप आराम से देखें वीडियो को, तो बाकायदा इसको आप सुंदर ढंग से, एक स्पष्ट ढंग से इसको आप लेख में उतार लें, तो ये आपके आगे काम आएंगी ये चीजें। क्योंकि हर तरह से, हर कहीं इस तरह के वीडियो आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने बहुत ही कोशिश करके, बड़े विश्वास से, बड़े अनुभव से इनको तैयार किया है। तो आप इस तरह से इनको उतारें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई आडंबर वाली बात नहीं है। मैं आपको दिग्भ्रमित नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं ले जा सकता। सीधे रास्ते पर चलिए। पूरे अंक आएंगे, हिंदी में पूरे अंक आ जाते हैं, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है, मेरे आए हुए हैं, तो ध्यान दें। अब ये है संधि स्वर, इनके लक्षण यहां लिखते हैं अपन। संधि स्वर नंबर 2, संधि स्वर के क्या लक्षण है? संधि स्वर के क्या क्या लक्षण है? सीधी सी बात है कि पहले संधि स्वर की परिभाषा लेंगे तो इनका निर्माण 2 सजातीय या विजातीय स्वरों के योग से हुआ है ना। इनकी सीधी सी परिभाषा लिख देता हूं कि वे स्वर जिनका निर्माण, वे स्वर जिनका निर्माण 2 सजातीय या विजातीय, देखिए विलोम शब्द भी आते हैं, हिंदी भाषा है, उसमें शब्द भंडार प्रबल होना अति आवश्यक है। देखिए सजातीय का विलोम विजातीय, विलोम हो गया सजातीय यानी समान जाति वाले, और विजातीय यानी असमान। तो वे स्वर जिनका निर्माण 2 सजातीय या विजातीय स्वरों की संधि करने से होता है, की संधि करने से होता है, वे संधि स्वर कहलाते हैं। नाम ही संधि स्वर है, तो एकदम प्रकट है ये बात, जाहिर है कि 2 स्वरों की संधि करने से बने हुए हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि 2 सजातीय स्वर भी हो सकते हैं और 2 विजातीय स्वर भी हो सकते हैं। अब देखिए इनमें जो 3 शुरुआती स्वर हमने लिए,
ये सजातीय स्वरों की संधि करने से हुई है। देखो ये आ का निर्माण कैसे होता है, ए जोड़ ए बराबर आ जोड़ आ बराबर आ, ए जोड़ आ बराबर आ, और आ जोड़ ए बराबर भी आ बनेगा। इसी तरह से ई के साथ यह बात लागू होती है और इसी तरह से ऊ के साथ भी। तो ये है दीर्घ स्वर और ये है संयुक्त स्वर। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, एक बार उतार सकते हैं आप इनको। देखेंगे इसमें संधि स्वर के जो दो भेद हैं उनके। नंबर 2 पर हमने लिया संधि स्वर। संधि स्वर, संधि स्वर के दो भेद। संधि स्वर के दो भेद में पहला हमने लिया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर लिया हमने, तो इस दीर्घ स्वर में क्या है कि दो सजातीय स्वरों, दो सजातीय स्वरों की संधि करने से, दो सजातीय स्वरों की संधि करने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। निर्माण होता है जैसे देखो, अब हमने इसमें बताया कि आ, ई और उ ये क्या है। अब आ का निर्माण कैसे होता है आपको पता ही है, ए जोड़ आ के साथ में ए जोड़ आ बराबर आ बन जाता है। तो खासकर इसमें क्या है, ए जोड़ ए बराबर आ, ये क्या है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वर संधि में हम पढ़ेंगे, यही सूत्र चलेंगे उसमें भी, ई जोड़ ई ह्रस्व या दीर्घ बराबर दीर्घ, है ना। इसमें मूलतः क्या है, ई के साथ में ई बराबर ई, ये। और ऐसे ही ऊ के साथ में छोटा बड़ा कैसे भी हो वैसे ही क्या बनेगा, ऊ। मूलतः इसमें क्या है, मूल स्वर दो ये हैं और ये मिलकर के क्या बनेंगे, निश्चित है बड़ा ऊ बनेगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। वैसे ये क्या, तीनों दीर्घ स्वर हैं। री भी दीर्घ होती है, छोटी री के साथ छोटी री मिलाते हैं तो बड़ी री बन जाती है ना। ये ह्रस्व के साथ में ह्रस्व मिलाते हैं तो बड़ी री बन जाती है। बड़ी री में ये यहाँ पर दो मोड़ है, संस्कृत में है, अपने हिंदी में इसका प्रयोग न के बराबर है क्योंकि ये श्लोकों में ही ज्यादा प्रयुक्त होती है। हिंदी के दोहों में, छंद अलंकारों में इसका प्रयोग कम होता है, न के बराबर है। तो ये हो गई दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दो सजातीय स्वरों की संधि करने से निर्मित होते हैं, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। और एक है संयुक्त स्वर, यही लिख देता हूं मैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसके एकदम विपरीत हो गई। क्या हो गई कि दो विजातीय स्वरों की संधि करने से, दो विजातीय स्वरों की संधि करने से बनते हैं। दो विजातीय स्वरों की संधि करने से साथियों किसका निर्माण होता है, संयुक्त स्वर का। और संयुक्त स्वर हमने पढ़े ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ये है ए आई ओ औ। अब ए आई है वो क्या है, एक स्थान से उच्चारित है, मतलब एक श्रेणी के हो गए। ओ औ है वे दोनों एक स्थान से उच्चारित है तो एक श्रेणी के हो गए। तो ए को देखते हैं हम, ए धन ई बराबर ए समान स्वर हो गया। और आई है वह भी किससे बनती है, ए जोड़ ए बराबर आई बन गई। ओ का निर्माण ए जोड़ ऊ, देखो ए समान स्वर मिल रहे हैं, बराबर ओ बन रहा है। और ऐसे ही ए जोड़ ओ बराबर औ बन रहा है। तो किसका निर्माण हो गया, ये
3 और एक ये 4, हमारे पास क्या है, ये संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर है वे असमान स्वरों, विषम स्वर, बेमेल स्वर के योग से बनते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो ये क्या है, विजातीय स्वर है। तो इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं, उतार सकते हैं, और इस तरह से हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। आप लगातार वीडियो को पूरा देखते रहिए, हमेशा देखें, जब भी देखें बार बार देखें, पूरा देखें, तब आप सीख पाएंगे और अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। अब लेते हैं हम इसके बाद में एक खास चीज मैं बता दूं आपको कि अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के हमने शुरू में 2 भेद किए, एक तो मूल स्वर और एक संधि स्वर। तो देखिए मूल स्वर जो होते हैं वे एक मात्रिक होते हैं, और संधि स्वर हैं वे द्विमात्रिक होते हैं। और छंद में देखिए एक मात्रा के लिए तो ये आई का जैसा निशान होता है, और 2 मात्रा के लिए एस के जैसा निशान होता है। ये क्या है, ये है गुरु, सॉरी ये है लघु, ये लघु है, और ये क्या है, ये है गुरु, ये गुरु है। मतलब इसकी एक मात्रा है, लघु की क्या कितनी मात्रा होती है, एक मात्रा, ये एक मात्रिक होता है, और गुरु है वो होता है द्विमात्रिक, गुरु द्विमात्रिक होता है, यानी इसकी 2 मात्राएं होती है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि मूल स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, उनकी छंद में मात्रा गणना करते हैं तो एक मात्रा गिनी जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे के वीडियो जब मैं डालूंगा आपके लिए छंद के काव्य शास्त्र में, तो उसमें आप आराम से समझ पाएंगे मात्राओं का, गति, यति, लय, तुक, इन सब का हम उसमें पूरा विस्तार से परिचय देंगे। तो ये लघु है और ये गुरु है, ये निशान है, इसकी एक मात्रा गिनी जाती है और इस गुरु की 2 मात्रा गिनी जाती है। तो संधि स्वर है उनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, और जो अपना मूल स्वर है, लघु स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उनकी 1 मात्रा गिनी जाती है। तो आप इनको ध्यान से देखिए और इनको समझिए एक बार। अब हम तीसरे भेद के रूप में लेते हैं विद्यार्थियों स्वरों के परिचय में मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर स्वरों का परिचय देखते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, नंबर 1 समृद्ध स्वर, फिर नंबर 2 अर्ध समृद्ध स्वर, नंबर 3 विवृत स्वर, और नंबर 4 अर्ध विवृत स्वर। अब ये जो चारों हैं ये मुख की आकृति के आधार पर विभाजित हैं कि मुंह है किसमें कम खुलता है और कौन से स्वर के उच्चारण करते इसमें ज्यादा खुलता है। इस आधार पर भी विद्वानों ने व्याकरण में स्वरों का विभाजन किया है। परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे एक कोई सा भी दे दिया और पूछ लिया कि कौन सा समृद्ध स्वर है, कौन सा विवृत स्वर है, कौन सा अर्ध समृद्ध है, कौन सा अर्ध विवृत है। तो देखिए एक दूसरे के विलोम है, समृद्ध का विलोम होता है विवृत, अर्ध समृद्ध का विलोम होता है अर्ध विवृत, और समृद्ध का मतलब होता है सकरा, एकदम चिपका हुआ, मतलब कम खुले। तो इसमें लिखा है, मैंने इसमें नीचे लिख दिया है कि अर्ध समृद्ध स्वर है, यानी सीधी सी परिभाषा है शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में। इसके मैं 4 सूत्र भी लिखूंगा, 4 वाक्य भी लिखूंगा जो बड़ी आसानी से आपको याद करवा देंगे समृद्ध स्वरों के बारे में, अर्ध समृद्ध और विपरीत इन सब के बारे में। देखिए समृद्ध स्वर का की परिभाषा है छोटी सी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह है न्यूनतम खुलता है, कम से कम, जिनके उच्चारण में मुंह है कम से कम खुले, वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जैसे इनमें है ई उ री, है ना। तो ये जो 5 स्वर हैं इनके उच्चारण में मुंह है एकदम कम खुलता है, विशेषता है। चारों की चर्चा होती है, री को भी इसी में लेंगे। तो मुंह है जिनके उच्चारण में एकदम न्यूनतम खुले, कम से कम खुले, एकदम थोड़ा सा खुले, वह क्या होते हैं, ये आपके समृद्ध स्वर होते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह है इन समृद्ध स्वरों से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, तो वे स्वर हिंदी व्याकरण में अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इस श्रेणी में 2 स्वर हैं, ए ओ।
और फिर आते हैं इनके विपरीत विपरीत स्वर। विपरीत का मतलब खुला, एकदम ओपन, पूरा खुले। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे ज्यादा खुले, सर्वाधिक खुलता है, वे स्वर क्या कहलाते हैं? विपरीत स्वर। तो इसमें ज्यादा नहीं, एक स्वर है आ, तो हम बोल के भी देख सकते हैं। आ बोलते हैं तो हमारा मुंह बहुत ज्यादा खुलता है। पूरे 11 स्वरों में आ का उच्चारण करते समय ही हमारा मुंह सर्वाधिक खुलता है। ये विपरीत स्वर कहलाता है आ। अब है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह है जो विपरीत स्वर में सर्वाधिक खुलता है उससे थोड़ा सा कम खुले, तो वे क्या हो जाते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहलाते हैं। इसमें ए, आई, औ और एक हमारा जो अंग्रेजी से गृहीत स्वर है, ध्यान दें, ये अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर, लिया हुआ स्वर है, ग्रहण किया हुआ स्वर है ओ, और ये अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। तो ये भी इस औ के समान सा ही उच्चारण होने के कारण इसको भी हम अर्ध विपरीत की श्रेणी में रखते हैं। तो ये अर्ध विपरीत स्वर और ये विपरीत, अर्ध संवृत, संवृत, इस प्रकार मुख की आकृति के आधार पर विभाजन करने पर 4 भेद हैं और ये हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब मैं इसके लिए आपको एक सूत्र बताता हूँ। देखिए, सीधा लिखा मुख की आकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर, तो मुख, इसके मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, एक तरीका बनाया है कि मुख का मतलब ले लेते हैं मुखाराम, अपनी क्षेत्रीय भाषा में, कि कोई मुखाराम नाम का आदमी है, उसके 4 बेटे हैं। मुखाराम के 4 बेटे हैं, मतलब मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 4। तो मैंने इसको किस तरह से कल्पित किया है, ध्यान देंगे आप वीडियो में, कि मुखाराम जी के 4 बेटे हैं और एक है संवृत्त बाबू, एक अर्ध संवृत्त बाबू, एक विपरीत बाबू और एक अर्ध विपरीत बाबू। अब इन चारों की क्या विशेषताएं? इन चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं, जो ये है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उससे आपकी अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो, मुखाराम के 4 बेटे, मुखाराम जी के 4 बेटे, ये ट्रिक है। मुखाराम के 4 बेटे, तो मुखाराम से मतलब लेंगे आप मुख की आकृति के आधार पर, 4 बेटे से आप अर्थ ग्रहण करेंगे 4 बेटे। पहला संवृत्त बाबू, ठीक है, संवृत्त बाबू इधर उधर ऋण लेते फिरते हैं, इधर उधर ऋण लेते फिरते हैं, इधर उधर ऋण लेते रहते हैं। मतलब इनकी क्या विशेषता हो गई? ये तो है संवृत्त बाबू, इधर उधर से हम ले लेंगे ई और ऊ और ऋण से ले लेंगे री। तो ट्रिक हो गई, एक तरीका हो गया कि ई, इसमें आ जाते हैं ई और उधर का मतलब ऊ, एक ऊ आ गया तो दूसरा ऊ अपने आप इस श्रेणी में आ जाएगा। तो ई ऊ और री, तो इसका मतलब संवृत्त बाबू इधर उधर ऋण लेते रहते हैं, मतलब संवृत्त स्वर में ई ऊ और री का समावेश हो गया। दूसरी विशेषता, दूसरे बेटे मुखाराम जी के, उनका नाम है अर्ध संवृत्त बाबू। अर्ध संवृत्त बाबू, अर्ध संवृत्त बाबू, अर्ध संवृत्त बाबू एक और रहते हैं, एक और रहते हैं, मतलब ये 4 बेटे हैं, चारों किसी काम के नहीं है, यूँ मान लीजिए। इनके प्रति हमने नकारात्मक सोच को अपनाया है, इन चारों में कमियां। तो अर्ध संवृत्त बाबू एक और रहते हैं, मतलब ए और ओ। इसकी विशेषता है अर्ध संवृत्त स्वरों की, इसमें आ जाते हैं ए आ गया और ओ आ गया। इन 4 वाक्यों को तैयार करने पर ये अच्छे से दिमाग में स्थिर हो जाएंगे। विपरीत बाबू की क्या विशेषता है? देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है जो आजकल विद्यार्थियों में देखी जाती है, वो क्या है
विवृत बाबू आलसी। बड़ी विशेषता क्या है कि विवृत बाबू आलसी, इनकी ये कमजोरी, ये इधर उधर ऋण लेता है, ये एक और रहता है ना, मुखाराम जी के पास नहीं आता है। और विवृत बाबू है वह है आलसी, वह है आलसी। तो क्या हो गया, ये आ है। और चौथा, इसमें हम देखते हैं अर्ध विवृत बाबू, इनकी क्या विशेषता रही। ये भी मुखाराम जी का बेटा है, तो क्या होगा, कुछ खास है इसमें भी। अर्ध विवृत बाबू, इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, देखो बहुत ही सुंदर वाक्य है, बिल्कुल तैयार हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा जटिल भी है। ए आई औ तालमेल नहीं बैठता है, जल्दी से याद नहीं हो पाता है, तो मेरी कल्पना शायद आपके पसंद आएगी कि अर्ध विवृत बाबू अब ऐश्वर्या जैसी औरत का ऑर्डर मानते हैं। क्या आप समझे इससे? अर्ध विवृत स्वरों में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अर्ध विवृत बाबू जो मुखाराम का मतलब मुख्य आकृति के आधार पर एक भेद है, उसका एक बेटा है। अर्ध विवृत बाबू अब ऐश्वर्या आई जैसी औरत औ का ऑर्डर ओ मारते हैं, तो सीधा सीधा आ गया ए आई औ और ओ। इन चारों वाक्यों से हम क्या कर सकते हैं, इन चारों वाक्यों से हम विद्यार्थियों मुख्य की आकृति के आधार पर स्वरों का जो भेद है उसको हम अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं।